ओके, अब मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सर अब आ रही है लेकिन पहले नहीं आ रही थी। हाँ, सर पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है? अब सर आ रही है। चलो कोई बात नहीं। तो हम ये दिखा रहे थे, वैसे मैंने एक आध एग्जांपल दिखा दी, बाकी तुम नोट से देख लेना। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, ये जो अपना ओपन मैपिंग थ्योरम है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओपन मैपिंग थ्योरम या क्लोज ग्राफ थ्योरम, ये ट्रू नहीं है इफ जो इसकी डोमेन है मैप की या इसकी रेंज, दोनों में से एक भी अगर कंप्लीट नहीं है, अगर वो बानाक स्पेस नहीं है, तो ये इनका कंक्लूजन ट्रू नहीं होता। मतलब जरूरी नहीं कि they need not be, the conclusion need not follow if we consider the spaces that are not complete. तो इसको मैं अब यहीं पे छोड़ देता हूं। So let me come to another important theorem, वो है यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल। यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल जो है, it is another very important theorem in our functional analysis. अब पहले मैं इसको स्टेट करता हूँ, फिर मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा। Let X be a Banach space let X be a Banach space and Y a normal linear space. यानी इसमें ये जो X है ये कंप्लीट है, Y need not be complete. नॉर्मल लीनियर स्पेस, उन दो थ्योरम्स में दोनों को कंप्लीट होना जरूरी है। क्लोज दैट नो। Now if Ti, अगर मैं लूं अब Ti as a collection is a non-empty set of continuous linear transformations of X into Y with the property that Ti of X is a bounded set in Y. Is a bounded set in Y. Then if I take its norms in this set, this is a set of real numbers, this is a set of vectors in Y, is a bounded set of norms. Yani, that is, Ti is a bounded set in its own space in Bxy. Of course, मैंने कहा Ti is a continuous set. It could be finite, infinite, uncountable. ये sequence नहीं है, हाँ, ये set है. तो Ti is a mapping for all I, where this X is Banach space, this is a normal linear space, and Ti is a linear and continuous. It means it belongs to Bxy. अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इसकी जो हर एक Ti की जो रेंज है इनसाइड Y, it is bounded, then Ti itself, एक तो हुआ कि हर एक x को मैंने लिया, फिर इसकी रेंज ली, फिर x लिया, फिर उसकी रेंज ली, अगर वो सारे रेंज सेट्स बाउंडेड है तो ये खुद भी बाउंडेड होगा as a collection of functions if the range of each of the member of this collection is bounded. Then this collection of mappings would be bounded in its own, ना, जो इसकी स्पेस है Bxy. Okay, let me do the proof. मतलब प्रूफ हम शुरू करेंगे, अगर खत्म होता है तो अच्छी बात है. Proof.
Now for each positive integer n, we define the set f sub n, और ये है all x's belonging to x such that norm of tix is less than equal to n for all I, जो भी हमारी कलेक्शन में मैपिंग है. Now मतलब पहले हमें ये समझना है. तो what is ti? ti is a map, मतलब यहाँ पे मेरा x है, यहाँ पे मेरा y है, और ti जो है वो सेंड करता है x को टू ti of x. ठीक है ना. अब मैं क्या देखता हूं, मैं लेता हूं, सो ऑफ कोर्स दिस बाय माय कंडीशन हर एक की रेंज जो है वो बाउंडेड है. ठीक है, मतलब अगर मैं सारे इसी तरह से लूं x1 x2 जो भी मैं लूं, तो ये जो रेंज है ना यहाँ पॉइंट्स की जो मुझे मिलेगी tix, सो इट वुड बी अ बाउंडेड सेट. अब मैं क्या करता हूं, मैं उन बाउंडेड सेट्स को डिवाइड करता हूं. वो ऐसे, मैं कहता हूं अच्छा अगर वो बाउंडेड है तो उनमें से सपोज 10-15 वेक्टर्स यहाँ पे है, एक छोटा सा सेट जिनकी रेंज जो है वो आती है लेस देन इक्वल टू 1. राइट, हो सकता है वो एम्प्टी सेट हो, मुझे उससे साथ कुछ नहीं. मान लो उसकी रेंज आती है लेस देन इक्वल टू 1, उसको मैंने नाम दिया f1. फिर मैंने एक और सेट लिया जो इसको कंटेन करेगा ऑफ कोर्स, यानी ऐसे सभी सेट्स की जिनकी रेंज आती है लेस देन इक्वल टू 2. राइट, तो मैंने वो एलिमेंट्स लिए. फिर मैंने लिया एक और उससे भी बड़ा सेट, यानी f1 f2 f3. राइट, इसी तरह से मैं करता गया जिनकी रेंज है लेस देन इक्वल, मतलब f1 की रेंज, ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनकी रेंज है लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे सभी एलिमेंट जिनकी रेंज है लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे सभी एलिमेंट जिनकी रेंज है लेस देन इक्वल टू 3. तो इसी तरह से आई गॉट ए कलेक्शन ऑफ सेट्स. राइट, ऑफ कोर्स ये सारा कवर हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं बढ़ा रहा हूँ ना 1 2 3, क्योंकि अगर ये बाउंडेड है किसी न किसी नेच, क्योंकि हम मैं कह रहा हूँ कोई भी ti हो. हाँ, लेकिन अब एक ही चीज मैं कह रहा हूँ, मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ फॉर ऑल i लेस देन इक्वल टू. तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने लिया सपोज, हालांकि मुझे 1 2 नहीं लिखना चाहिए, लेकिन जस्ट टू मेक द आइडिया प्रिसाइज, जस्ट टू मेक द आइडिया प्रिसाइज व्हाट आई डू, मैं इसको नंबरिंग देता हूँ. सपोज t1 एक मैप था. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिया एक सेट जिसकी रेंज है लेस देन इक्वल टू 1. मतलब यहाँ पे एक सेट है, उसकी प्री इमेज ली, मैंने देखा अच्छा इनकी इस रेंज में इसका लेस देन इक्वल टू 1 है, तो उसकी मैंने प्री इमेज ली यहाँ पे एक सेट. ठीक है ना. फिर मैंने यही दिया, अब मैंने दूसरा मैप लिया, ऑफ कोर्स वहां पर भी मैंने यही किया. ठीक है ना, जिनकी रेंज है लेस देन इक्वल टू 1, सपोज t2 मैंने लिया, t3 लिया. अब जो मैंने ये लिया, अब मैंने वो लिए जो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं. राइट, मेरी बात समझ में, यानी t1 की जो रेंज है, अंडर t1 जो रेंज आएगी उस सेट की, वो भी लेस देन इक्वल टू 1 है. अंडर ti जो रेंज है वो भी लेस देन इक्वल टू 1 है, उसको मैंने f1 किया. इसी तरह से t2 लिया मैं, मतलब इससे बड़ा सेट, यानी फिर मैंने लिया इनमें जो इंटरसेक्शन है, मतलब ये जो सेट है ना और इस सेट का इंटरसेक्शन, तो वो उन सभी का इंटरसेक्शन fn है. ठीक है ना, उसी का मतलब है फॉर ऑल आई. सो यानी फॉर ऑल आई का ये मतलब है कि मैंने लिया हर एक ti को मैंने पकड़ा, देखा उसकी जो प्री इमेज ऐसे एलिमेंट्स की जिनकी रेंज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो फिर अंडर आईज मैंने सबका इंटरसेक्शन लिया, तो इट वुड बी. सो पहली बात तो मैं ये क्लेम है मेरा, fn इज क्लियरली क्लोज्ड सबसेट. अब मैं यही कर रहा हूं क्लेम, ये क्लोज सबसेट ऑफ x है. राइट, उसकी वजह ये है जो ti जो है, देखो ये सेट है क्या, इट इज द इनवर्स इमेज. मतलब x को क्या हो रहा है, x पे मैंने लगाया पहले t of i,
फिर लगाया मैंने इस पे नॉर्म, सो आई गॉट नॉर्म ऑफ TIX, राइट। अब ये है मेरा मैप, अगर मैं इसको एज अ मैप देखूं, सो इट इज, दिस इज कंटिन्यूअस, नॉर्म इज आल्सो कंटिन्यूअस। अगर मैं कहूं इट इज F, तो आई हैव गॉट, नहीं F नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा S। नाउ S इज अ मैप, राइट, S इज अ मैप। सो मैं कह रहा हूं कि इस हिसाब से SI में लिखता हूं, चलो SI जो है, SI है इनवर्स इमेज ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर लेस देन इक्वल टू 1। देखो ये जो SI ऑफ X है, बाय द वे SI ऑफ X, राइट, SI ऑफ X पॉजिटिव है, सो मैं कह सकता हूं इसका मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट लेस देन n है, लेस देन इक्वल टू n है। सो इट मीन्स दैट जो Fn है, Fn, it is the inverse image of this set under a continuous map. SI is continuous, which is the composition of TIX and norm, और इसका जो inverse image है, इसका inverse image ये है, यानी वो वाले elements जिनकी जो range है वो lie करती है between n and 0, which means inverse image of a continuous map, inverse image of a closed set is closed, क्योंकि ये closed भी है, मतलब 0n। एक्चुअली मैं ऐसे सोच सकता था इसको थोड़ी देर के लिए, all x belonging to x, या सिंपली मैं लिख सकता था, ये जो मैंने S मैप किया, it is the intersection of SI inverse of, I would write 0n, of course I, मतलब सभी I का, where SI जो है, it is the composition, it is norm composed with TI, is continuous, so it is the inverse image of arbitrary intersection of closed sets is closed, so therefore Fn is closed. ये ऐसे ही, लेकिन हमने लिखा, हम सीधे लिखेंगे, but this is the idea कि why it should be closed. Now by our assumption, we must have x equal to union n runs from 1 to infinity, क्योंकि ये सारे x को कवर करेंगे जो मैं अभी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ हर एक की जो पूरी की पूरी रेंज है वो बाउंडेड है, वो किसी न किसी नेचुरल नंबर से लेस है, तो हम बहुत आगे जाएंगे तो कोई ना कोई Fn जो है वो पूरे x को कंटेन करेगा। Okay, now Fn is closed, and of course I have written as a countable union of these Fn's. I can write x like this. Now since x is complete, क्योंकि मैंने माना है x is a Banach space, so by Bayes category theorem, it cannot be written as a countable union of nowhere dense sets. So by Bayes category theorem, we must have one of the Fn's, say f sub n naught, must have a non-empty interior. So I must have, that is Fn naught जो है, that should write Fn naught, मतलब इसका मतलब है interior should not be equal to 5, right? Thus it must contain, मैंने क्या लिखा था, f sub n naught, जो नॉट लिखना नहीं है, thus it must contain some open set, some open ball. It must contain a closed sphere S naught with center at x naught, and radius r naught.
पहले तो ये होना चाहिए, ये तो तुम समझते हो ना कि ये ओपन बॉल इसमें होनी चाहिए। शुड आई राइट एस, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, एस नॉट मैंने लिखा है, चलो एस नॉट अब चूंकि नोट्स में है तो लेट मी नॉट चेंज इट। मेरे कहने का मतलब है एस नॉट का मतलब क्या है, ऑल वॉइस सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस वाई नॉट इज लेस देन आर नॉट। तो मेरे कहने का मतलब है ये इसमें इट शुड, ये है एस नॉट, मतलब हम कह रहे हैं कि इट शुड कंटेन इट एफ एन नॉट, और क्लोज्ड है, इसका क्लोजर कंटेन करना चाहिए, बट चूंकि ये क्लोज्ड है तो इट्स इक्वल टू इट्स क्लोजर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर ये इंटीरियर, अगर इसमें कोई इंटीरियर पॉइंट है सपोज एक्स नॉट, देन होना ये चाहिए कि दिस थिंग मस्ट बी कंटेन इन इट, मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन सम आर, दिस शुड बी कंटेन इन एफ। लेकिन वो भी, लेकिन हमें क्या करना है, फिर हमें लेना है एस में इसका नाम ले रहा हूं, सो इफ आई टेक, चूंकि किसी आर के लिए होना चाहिए, देन ऑफ कोर्स आई कैन से दैट अगर मैं आर नॉट को लूं आर बाई 2, क्योंकि अगर अगर x naught minus y is less than equal to r naught, which is equal to r by 2, it is clearly less than r. And then s naught would be contained in s, which would be contained in this, which would be contained in f naught. We can find a smaller radius so that the closed ball is contained inside fn naught. तो ये हमारा मेन काम था। Hence, which implies ti of, जो कि definition है fn naught की, ti at s naught should be, yeah, I should write like this. Should I write ti of x in norm should be less than equal to n naught for all x belonging to s naught, क्योंकि fn naught में है तो, right? Right. इसके ये हमारा मेन आर्गुमेंट थ्योरम का, इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं। So we may write, मतलब just to make it easy, मतलब इसको मैं एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ कि मतलब of course this is true for all I, by definition all I greater than equal to 1 इसलिए नहीं, it is just a set, it's not a sequence. So what does that mean? That means ti, हम इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब इसी बात को, for all I. Good. Now what I do, I apply a homomorphism to this. You have to remember what is this. S naught is basically all x, yeah, all y लिखा था मैंने, such that norm of y minus x naught is less than equal to r naught. मतलब it is this set, closed ball centered at x naught with radius r naught. ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं होम्योमॉर्फिज्म लूं, मतलब मैं ये वाला सेट लूं, मैं डिफाइन करूं t from say my x to x by t of x is equal to x minus x naught, तो of course x के अंदर s naught भी है, right? This is a homeomorphism, so t of s naught would be sent to some other open set, क्योंकि homeomorphism है, therefore open map है, it's a bijection. Of course साथ में ये भी है कि t of x naught would be sent to 0, or of course sn naught would be sent to sn naught minus x naught, which would be an open ball, a closed ball, sorry, close क्योंकि closed है, it would send closed sets to closed set. It would be a closed ball centered at origin, क्योंकि centers भी मतलब under a homeomorphism interior goes to interior, exterior goes to interior of मतलब open sets go to open sets, closed sets go to closed set, because both ways continuous. Okay, so what I do now, मैं यहाँ पे लिखता हूँ s naught minus x naught is a closed sphere, a closed ball
with radius r0 and centered at origin. Centered at origin, which implies 1 by r0 into s0 minus x0 is the unit closed, जिसकी रेडियस 1 होगी क्योंकि मैंने r0 से डिवाइड किया थ्रूआउट क्लोज्ड स्फीयर, जिसको मैं नाम लूंगा s1. Now since x0 belongs to s0, so it implies that norm of ti of s0 minus x0 should be less than equal to 2n. इसमें ब्रेक करूंगा s0 minus x0 का मतलब हर कोई वेक्टर which is a difference of a vector in s0 and x0, और उसके हर एक वेक्टर का जो होगा it will be less than equal to 2n0, क्योंकि s0 के सभी जो मेंबर्स हैं उनके जो ti का नॉर्म है वो less than equal to n0 है. This should be true for all I, right? Which means that अगर मैं लूं ti of s1 जो है it should be less than equal to 2n0 by r0, क्योंकि r0 से हमने इसको डिवाइड किया तभी s1 बन जाएगा. And these are all fixed numbers. Now this is true for all I. What does that mean? It means that t of s1 is, I should write t of x is less than equal to, what was that? Twice t of x equal to 2n0 by r0, of course I है यहाँ पे, for all I and for all x with norm of x less than equal to 1, which implies that supremum over norm x less than equal to 1, norm of ti of x, नहीं ठीक है ऐसे नहीं चलेगा, right, is less than equal to 2n0 by r0 for all I, which implies that ये तो definition है norm of I की, is less than equal to this fixed number for all I, which implies that जो हमें चाहिए था that this is a bounded set. Okay. So that actually finishes our closed graph. ये ना यूनिफॉर्म बाउंडनेस प्रिंसिपल क्लोज ग्राफ से हमने इससे पहले किया था. अब इसमें भी हम दिखा सकते हैं कि यूनिफॉर्म मतलब अगर x कंप्लीट ना हो, इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज की, जो मेरे TIs थे मैप्स फ्रॉम x to y, x हैव टू बी कंप्लीट. तो अगर x कंप्लीट ना होती तो ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रू होता. तो लेट मी राइट हियर रिमार्क, uniform boundedness principle does not hold if x is not complete. Whenever it's just a normal linear space हो, Banach space ना हो. For if x is equal to p over ab, इस तरह से. Let me see. मैं इसको जरा देखता हूँ. Right. All polynomials. चलो ठीक. All polynomials over an interval, then x is not complete. Why? Why? Because it is of countable dimension. PAB has a countable basis. All polynomials can be written as a finite linear combination of this set, which is countable. Any polynomial can be written as a combination of these some polynomials. So therefore, this is
काउंटेबल बेसिस है इसकी है, और हमें पता है कि अगर किसी नॉर्मल लीनियर स्पेस की डायमेंशन काउंटेबल हो तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता. सो x इज नॉट कंप्लीट, x इज नॉट कंप्लीट. तो हम दिखाएंगे कि फॉर ईच x मतलब इट कैन नेवर बी कंप्लीट, राइट. कोई भी नॉर्म डिफाइन कर लो, राइट. क्योंकि हमने कहा था ना, कोई भी जो नॉर्मल लीनियर स्पेस हो जिसकी डायमेंशन हो, मतलब नॉर्म कुछ भी हो, तो इट्स नॉट कंप्लीट. ओके, इसलिए हम पीएबी पे एक नॉर्म डिफाइन करेंगे विच इज नॉट द यूजुअल व्हाट यू माइट कॉल नो सुप नॉर्म. हम क्या करेंगे, let me write it like this. Now for each x belonging to x, of course, which is a polynomial, x would be of the form x at t, which would be, I can write it as summation a n t raised power n runs from, let me write it 0 to infinity, such that, लेकिन ये तो फाइनाइट होता है, पॉलिनोमियल है ना, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे such that a n is equal to 0 for all n bigger than some, let me call it n naught, of course which would depend upon x. मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री पे वो डिपेंड करेगा, ये n कहाँ है जिसके बाद ये सारी के सारी term 0 हो. So I wrote it as an infinite sum, but which is in turn actually a finite, जो कि polynomial होता है. यानी मेरे कहने का मतलब है, it's like a0 plus a1t plus a2t square, मतलब up to a certain stage पहले है suppose an t raised power n, फिर उसके बाद है 0 plus 0 plus 0, which is the same thing as a polynomial. So ये polynomial है. Okay, we define a norm on this PAP by norm of this polynomial x is equal to maximum of, let me write it, चलो k greater than equal to 1 a sub k. मैंने भी ये जो कोफिशिएंट्स का है ना, वो सबसे बड़े कोफिशिएंट को मैंने इसका नॉर्म डिक्लेयर कर दिया. तो पहले तो ये कि क्या ये नॉर्म है, ऑफ कोर्स ये नॉन नेगेटिव है, और अगर x 0 है तो इसके सारे कोफिशिएंट 0 है तो वो भी 0 होगा, और अगर कोफिशिएंट 0 है तो पॉलिनोमियल 0 होगा. तो पहली प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी रादर ऑब्वियस है, राइट. आई थिंक शो दैट इट्स अ नॉर्म. ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, सीधा ही है, कुछ नहीं करना इसमें. नाउ डिफाइन, अब मैं इस अंडर दिस नॉर्म जो मेरी नॉर्मल लीनियर स्पेस है, डिफाइन fn फ्रॉम x which is this polynomial over ab to k. मैं एक मैप डिफाइन करूंगा, वो है by f sub n of x of this polynomial is equal to sum of its coefficients. Let me write it as summation k runs from, यहाँ कुछ नोटेशन की दिक्कत है, k runs from 0 to m, let me write it here 0 to m, और डिपेंड करता है ना इसका, मतलब सभी कोएफिशिएंट्स का सम. अब मुझे पता नहीं वो कहाँ पे खत्म होंगे, तो सपोज इट इज m, लेट मी कॉल इट m. तो सो इट इज अ लीनियर मैप. सो मेरे पास अगर दो पॉलिनोमियल है, सपोज, मतलब लेट मी टेक एन एग्जांपल, x of t is equal to say 3t square plus 5t plus 6, right, और yt है अपना, let me take another degree polynomial, so let me call it 5t cube plus 7 plus iota जो भी है, और कॉम्प्लेक्स भी कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स. ओके, t square plus 6t plus 7, राइट. ये दो पॉलिनोमियल्स है, इनको ऐड करो, yt plus 6t xt, तो क्या मिलेगा हमें, इट वुड बी 8 times t cube plus जो भी है, नहीं 5 times t,
प्लस 3 प्लस 7 कितने हो गए 10 प्लस आयोटा टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 हो गए 11 टी प्लस 13 कुछ ऐसा होगा। और इसका क्या होगा, इसका जो जस्ट टेक एफ एन ऑफ वाई टी, जस्ट अ मिनट मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ एन ही है ना, क्योंकि मैंने यहाँ एन लिख दिया, अब लिख दिया तो इसलिए आई मस्ट कीप, हालांकि उससे थोड़ी सी दिक्कत है। मेरे कहने का मतलब है एफ जो 1 है ऑफ एक्स है पॉलिनोमियल का, हम पहला और दूसरा मतलब 0 और 1 ऐड करेंगे, ये होगा उसका मैप। इसी तरह से f2 जो है x है वो होगा a0 प्लस a1 प्लस a2, f3 जो है वो होगा, ऑफ कोर्स चूंकि एक स्टेज के बाद ये खुद ही खत्म हो जाएंगे, वो आइडिया है बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैं लूं सपोज एक को मैं पकड़ता हूं, चलो f3, चलो f2 लेते हैं, f2 ऑफ xt जो ये मैंने लिया, f2 ऑफ xt क्या होगा, इसका मतलब ये है कि a0 इसका ये है, a1 ये है, so it should be 6 plus 5, right? f2 of y क्या होगा, again पहले जो दो कोएफिशिएंट्स हैं 7 plus 6 is equal to 13, right? This is 11, this is 13. What would be f2 of x plus y, मतलब इन दोनों को मैंने xt नहीं लिखना चाहिए था, चलो x and y, तो इसका होगा of course 13 plus 11. So it is linear, मतलब easy to check, it's a linear map, alpha का भी ऐसे ही होगा. So fn defines a linear map from my space x with my norm 2k, क्योंकि स्केलर से on the right hand side में जो है इसकी रेंज होगी. Okay, also they are bounded, मतलब अगर मैं करूं what is this norm of fn of x होगा what, क्योंकि स्केलर है सो होगा मॉड ऑफ fn x, वो होगा बराबर what, a0 plus a1 plus up to an, right? That would be less than equal to summation जो अपना था, what was the norm? Norm is this maximum of these keys, okay, maximum of these coefficients, so this would be less than equal to the maximum of its basically, नहीं मैंने गलत लिखा, what did I write? हाँ इसमें ओके, इसमें ये है ना कि अब इसकी डिग्री क्या होगी, मुझे लेने हैं खाली n कोएफिशिएंट्स, अब उसका मतलब ये है, चलो मैं लिख देता हूँ, मतलब पहले मैं इसकी डिग्री ले लेता हूँ, मुझे लगता है वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि n और इस n में कंफ्यूजन हो जाएगा. सो लेट मी रब इट हियर, मैं लेता हूँ सपोज x है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, सपोज x है t इज इक्वल टू a0 plus a1t plus so on and so forth am t raised power m. तो fn का मतलब है पहले कोएफिशिएंट्स लो, राइट, दे कैन नेवर बी मोर देन m, isn't it? m से ज्यादा इतने, मतलब जब मैं इसका fnx लूंगा मुझे क्या करना है, मैं लेता हूं अगर ये 0 है तो सिर्फ पहला कोएफिशिएंट, अगर 1 है तो दोनों कोएफिशिएंट, अगर 3 है तो 3 कोएफिशिएंट्स. अब जाहिर सी बात है इसके बाद तो है ना 0 t raised power m plus 1, इतने कोएफिशिएंट से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, राइट? यानी मेरा ये होना चाहिए एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली summation mod, it is actually k runs from 0 to n, what is this ak, which would be less than equal to summation k runs from 0 to n ak, right?
which of course would be less than equal to summation k runs from 0 to m plus 1 नहीं 0 to m ak, क्योंकि इससे ज्यादा कोएफिशिएंट्स तो हो ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ पहले तीन ले रहे हैं, मतलब उसका सम जो सारे का सम होगा उससे तो कम होगा ही, क्योंकि मैं पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं, which would be less than equal to m plus 1, क्योंकि m plus 1 एक ऑप्शन से जोड़े, to supremum k greater than equal to 1 ak, which that is I get, चलो हमारा काम हो गया, fnx is less than equal to m plus 1, m है डिग्री पॉलिनोमियल की, क्योंकि मैं यहाँ n और m में कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए m रखा, into norm of x, क्योंकि norm of x हमने ये डिफाइन किया, which implies that fn is continuous for all n greater than equal to 1, right? Yeah, bounded linear operator भी कह सकते हैं. Now but हम ये दिखाएंगे कि इनकी जो norms हैं, अब मैं क्या दिखाऊंगा, ये सारे मतलब in this way I have got a collection, so let me write it here. Fn is a collection inside bounded linear operators from x to k, मतलब इसकी range bounded, मतलब इस तरह से range is bounded. Okay, of course ये for each x this is bounded, and कुछ भी करो, अगर मैं x को फिक्स करता हूँ, राइट, x को फिक्स किया तो उसकी डिग्री भी फिक्स हो गई, ये भी फिक्स्ड नंबर होगा, ये भी फिक्स्ड नंबर होगा, तो n में कुछ भी करूं, so range is bounded such that fnx is a bounded set in k for all n greater than equal to 1. तो अब लेकिन हम दिखाएंगे इसकी जो नॉर्म्स हैं, मतलब हम दिखाएंगे fn जो है वो बाउंडेड सेट नहीं है, पॉइंट वाइज तो ये बाउंडेड है, यानी अगर मैं पॉइंट को फिक्स करता हूं and I let fn range over the members, so it's a bounded set, but we show the norm of fn's are not bounded. सर m+1 कैसे फिक्स होगा? वो x ही फिक्स करता है ना, मतलब डिग्री अगर उसकी सपोज कोई तुमने पॉलिनोमियल x लिया है ना, उसकी डिग्री फिक्स होगी ना, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, उसकी कोई डिग्री होगी, तो अगर m उसकी डिग्री है तो वो फिक्स्ड है विद x फिक्स्ड, तो अगर x फिक्स्ड है तो m भी फिक्स्ड हो, क्योंकि ये इसकी सर वो सारे x के लिए वर्क करना चाहिए ना, कांस्टेंट जो हमें मिलता है वहां पे. मैं वो नहीं कह रहा हूँ, what I'm trying to this, मैं मतलब ये तो है ही fnx is less than equal to m plus 1 times norm of x. Now this is true for all x, right? Yes sir. Yes sir. तो what I'm trying to say, अगर x फिक्स हो गया तो ये भी फिक्स हो जाएगा, उसका मतलब ये जो है it is a so we will show that norms of fn is not. सर एक कंफ्यूजन हो रहा है सर. हाँ बोलो सर, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर ये वाला फिर से बताएंगे आप प्लीज. कौन सा, ये वाला? हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो fn जो मैप है ना, वो पहले n कोएफिशिएंट्स को ऐड करता है डिपेंडिंग अपॉन n, ठीक है जी सर. डिपेंडिंग अपॉन n, सपोज n 1 होता तो इसमें खाली ये वाले दो कोएफिशिएंट्स आते, अगर n 3 है तो तीन को कोएफिशिएंट्स को हम सम करते हैं, तो मतलब जितने भी हैं, लेकिन जितने भी होंगे वो डिग्री से तो कम ही होंगे ना, मतलब उसके बाद तो 0 0 आ जाएगा, तो जितने भी कोएफिशिएंट्स n की वजह से हम ऐड करेंगे वो टोटल कोएफिशिएंट्स से कम ही होंगे, ठीक है ना, और उनका सम होगा जो सबसे बड़ा होगा उसके m+1 टाइम्स से कम ही होगा, क्योंकि टोटल है m+1. तो अगर मैंने ये सर अगर जो